हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ देखेंगे आज हम लोग संगीत के ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम के आने वाले प्रश्न जो हैं, वो सभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसा ही प्रश्न आपके एकदम हूबहू आपके एग्ज़ाम जैसा ही प्रश्न रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जितना भी मैं लेकर आया हूँ आज, ये सारा प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछा गया प्रश्न है। एक भी आपको प्रश्न आज का बाहर से नहीं मिलेगा, है ना? चलिए, हम देखना शुरू करेंगे बारी-बारी से, लेकिन उससे पहले बस छोटी-सी एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि रेगुलर जो पर डे का जो सेशन आता है, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है? चलिए, देखेंगे पहला प्रश्न हमारा है कि मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई? कौन-सा युग है भैया? कौन-सा युग में जो है मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा आई थी? वो आपका वैदिक होगा, आधुनिक, मध्य, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्त, यहाँ पे जो जवाब आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अवधारणा जो है मध्यकाल की अवधारणा मानी जाती है। अगर आधुनिक में देखेंगे अभी गायन, तो कौन-सा गायन? अभी आधुनिक में राग गायन का प्रचलन है। अगर वहीं हम प्राचीन की बात कर लेंगे, तो प्राचीन में क्या था? जैसे प्राचीन कह लीजिए, भरत काल कह लीजिए, तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे जो था आपका जाति गायन का प्रचलन हुआ करता था। कौन-सा गायन? तो जाति गायन का दोस्तों प्रचलन हुआ करता था, ठीक है? चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे हम दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे, तो प्रश्न है हमारा कि अंतर्गंधार काकली निषाद संयुक्त मूर्छना को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी कि समझना है इसको, वैसी मूर्छना जिसमें अंतर्गंधार और काकली निषाद, यानी कि आपका अंतर ग और आपका क्या हो जाएगा? काकली काकली निषाद, ये दोनों से युक्त मूर्छना, तो सांत्रा होगा, साधारणीकृता होगा, या फिर आपका सकाकली होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा साधारणीकृता। यानी यही है, ऐसी मूर्छना है जो कि भरत के जो दो साधारण स्वर थे, अंतर्गंधार और काकली निषाद, वो दोनों किसमें समाहित है? साधारणीकृता में समाहित हैं। वही अगर सांत्रा की बात कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें अंतर्ग होता है, और सकाकली की बात किया जाए तो ये आपका काकली निषाद युक्त मूर्छना होता है। इसमें केवल काकली निषाद, ठीक है? और इसमें अगर बात करेंगे साधारणीकृता में, तो दोनों हो जाता है। तो अंतर्गंधार और काकली निषाद दोनों युक्त मूर्छना कौन सा हो जाएगा? तो साधारणीकृता। चलिए, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे है, तीसरा नंबर प्रश्न कि मेल के समानार्थी शब्दों को इंगित कीजिए। मेल, ठीक है? मेल क्या होता है? मेल आप लोगों ने जाना होगा कि मेल जो है, देखिए बहुत सारे ग्रंथ में आप लोग देखे थे, कुछ लोग भरत के बारे में कमेंट कर रहे थे, लेकिन नहीं, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा किनके बारे में? विद्यारण्य जी के बारे में मिलेगा कि विद्यारण्य जो थे, इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही मेल शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था, मेल शब्द का, ठीक है? चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे, तो मेल के जो समानार्थी होंगे दोस्त, जैसे कि आपके कर्नाटक संगीत में आज भी वहाँ पे मेल कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? ठाट भी कहा जाता है, ठाट भी कहा जाता है, संस्थान भी कहा जाता है। तो आंसर क्या बन जाएगा? यानी कि समानार्थी क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों है मेरे दोस्त, क्या है? मेल के समानार्थी हैं, या फिर आप लोग कह लीजिए पर्यायवाची हैं, ठीक है? पर्यायवाची हैं, ठीक है? चलिए, देखिए सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं दोस्त। वीडियो तो देखते हैं, लेकिन बस आप अपना प्यार देना मुझे भूल जाते हैं, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग भी अपना प्यार हमारे प्रति थोड़ा सा जता दीजिएगा, ठीक है? चलिए, भरत मुनि के षड्ज ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता है? देखिए, यानी षड्ज ग्राम की बात करेंगे तो भरत मुनि ने, ठीक है भैया, क्या भरत मुनि ने क्या किए थे? कितने ग्राम माने थे? तो 2 ग्राम माने थे। आपको भी पता होगा, एक षड्ज ग्राम और दूसरा मध्यम ग्राम। लेकिन निषाद ग्राम को क्या बताया था? निषाद ग्राम को स्वर्गवासी ग्राम बताया था, ठीक है ना? तो पूछा जा रहा है, देखिए आप लोग को भी पता होगा कि भरत का जो है, वो जो आपका षड्ज ग्राम होता है, वो किस पे आधारित होता है? उसमें कौन सा स्वर संवाद होता है? तो उसमें याद रखना है कि सापा स्वर संवाद होता है, सापा। लेकिन वही मध्यम ग्राम की अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? सामा स्वर संवाद होता है, सामा, ठीक है? तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि षड्ज ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता है,
तो भैया कौन नहीं होगा? हम तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सापा तो होता है, लेकिन पूछा है क्या? नहीं होगा। तो भैया कौन नहीं होगा? तो ये आपका सारे होगा और रेगा होगा, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या बना लेंगे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बना लेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। और कौन होगा? तो भैया ये आपका सापा, इसको याद रखना है क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कल्याण मेल जन्य यानी कि कल्याण थाट जन्य जो है उसमें राग कोई, उसमें दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल नी का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? यानी कि कोमल थाट से जो जन्य जो राग होंगे, सॉरी, कल्याण थाट से जो जन्म जन्म जो राग होंगे उनमें जो है दोनों मध्यम, क्या कर रहा है, दोनों, एक तो आपका मध्यम शुद्ध होता है और दूसरा मध्यम तीव्र होता है, क्योंकि मध्यम तो कभी कोमल होता नहीं है मेरे दोस्त, ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों मध्यम यानी कि शुद्ध वाला और तीव्र वाला, ये दोनों मध्यम के बारे में पूछ रहा है। इसमें विवादी स्वर के नाते यानी मध्यम जो कैसा रहेगा, विवादी स्वर की हम प्रयोग करें अगर विवादी स्वर के नाते, तो उसको प्रयोग कहाँ करेंगे? दोनों स्वर को कहाँ करेंगे? क्या आरोह में, अवरोह में, या आरोह अवरोह दोनों में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम करेंगे भी ना विवादी के तौर पे, तो आपका क्या हो जाएगा? अवरोह में होगा। वैसे देखिए कल्याण थाट है तो इसमें तो आप लोग को पता ही है कि तीव्र म तो लगेगा ही, है ना, लेकिन दोनों का करेगा तो आपके अवरोह में करेगा, विवादी के तौर पे करेगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है 6ठा नंबर का प्रश्न कि भातखंडे के अनुसार वह कौन सा स्वर है जो कि वर्तमान संगीत में वादी के रूप में दिखाई नहीं पड़ता है? भैया एक लाइन में पूछना था इसको, बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दिया है, तो यही चीज है आपको, यानी कि मॉडरेट कर दिया है। ठीक है, क्या होगा? क्या सा होगा, ध होगा, नी होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? देखिए प्रश्न क्या पूछा है, यानी कि भातखंडे के अनुसार कौन सा स्वर जो है आजकल, यानी कि आज जो है वादी के रूप में नहीं दिखता है, कौन ऐसा स्वर है? बाकी तो सारे स्वर को देखें तो वो वादी स्वर के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन एक स्वर आपका वादी के रूप में दिखाई नहीं देता है, तो वो कौन हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका नी जो हो जाएगा, ये आपका वादी के रूप में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 7वां नंबर का प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत का सिंपल क्वाड्रुपल ताल किस, ठीक है, किस हिंदुस्तानी ताल के समान है? देखिए सिंपल क्वाड्रुपल टाइम क्या होता है, अगर आप ये जो बार लाइनें जो होती हैं और इसके बीच में जो होता है ये आपका होता है, और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक में चार चार ये जो आपके हो जाते हैं ना, चार चार इस तरह से चार चार होते हैं बना हुआ ये बार लाइन के बीच में, तो ये आपका कितना हो जाता है? ये आपका फिर से आगे चार इसी तरह से रहता है। तो ये जो है आपको हम बता दें, तो ये आपके किसमें किसके समान, यानी कि जैसे आपका क्या होता है, हम बात करेंगे पहले तीन ताल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तीन ताल में क्या होता है? तीन ताल में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, विभाग इसके 4 होते हैं और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती है। तो भैया सिंपल क्वाड्रुपल जो ताल है पाश्चात्य का, वो उसमें भी 4-4 ही होते हैं, इसलिए मिलता जुलता कौन सा है? ये आपका तीन ताल मिलता जुलता है, इसलिए हमने आंसर क्या दिया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया, यानी कि तीन ताल दिया। ठीक है, चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय संगीत के तीन ताल में कितने ताली, ठीक है, और कितने खाली। आपके लिए प्रश्न है मेरे दोस्त, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ताल वाला भी प्रश्न हम करवा चुके हैं, इसलिए आप लोग को दोनों बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए देखेंगे अब 8वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट से संबंधित है? भैया बिलावल थाट से जो संबंधित होगा, यानी कि बिलावल, यानी कि इसको शुद्ध थाट के रूप में भी जाना जाता है। देखिए बहुत सारे लोग मानते हैं इसको कि मोहम्मद रजा एक व्यक्ति हैं। ठीक है, ये बहुत सारे क्या, यानी सब लोग लगभग मानते हैं भाई मोहम्मद रजा एक व्यक्ति हैं जो कि 1813 ईस्वी में कौन सा ग्रंथ लिखे थे? नगमाते आसफी नामक एक ग्रंथ लिखे थे। ठीक है ना, तो उसी के अंदर इन्होंने बिलावल थाट को क्या किया था? शुद्ध थाट के रूप में माना था। ठीक है, तो यही, अब ये तो साइड से बात हो गई। अब आइए कौन सा जो है बिलावल थाट से संबंधित है, तो भैया आपका बिलावल में क्या हो जाएगा? बिहाग भी हो जाएगा और दुर्गा भी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो है बिहाग आपका जवाब हो गया और दुर्गा हो गया, तो यहाँ पे आंसर बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर वहीं केदार की बात कर लें तो केदार क्या हो जाएगा? कल्याण थाट का राग हो जाएगा केदार, कल्याण थाट, ये बिलावल से संबंधित नहीं होगा, और कल्याण का वादी संवादी म और सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे देखेंगे 9वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अनाभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? यानी अनाभ्यास मूलक अल्पत्व यानी कि कौन से राग में किसका, क्या देश के आरोह यहाँ पे होगा, आरोप नहीं, देश के आरोह में ग और ध अनाभ्यास मूलक अल्पत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर केदार के मध्यम में, या फिर विहाग के आरोह में ध और रे? तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका अल्पत्व होता क्या है, अल्पत्व होता है क्या, मतलब लंघन और अनाभ्यास। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनाभ्यास, यानी कि लांघ कर भी आगे निकल जाना है और अभ्यास भी हमको नहीं करना है, वही क्या होता है, अल्पत्व होता है। तो अल्पत्व की हम बात कर लेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राग विहाग के आरोह में जो है ध और रे का जो है कम प्रयोग किया जाता है, ये अल्पत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न तो आज आपको बिल्कुल शानदार लग रहे होंगे दोस्त, क्योंकि देखिए प्रश्न बेसिक जो जितने भी प्रश्न थे मैंने बेसिक सब टोटल करवा दिया, अब एडवांस लेवल की तरफ ही रुख करेंगे और जो बेसिक बचेगा उसको हम करवाते रहेंगे। तो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से सारा भाई आपको हम टोटल करवा देंगे, 100% अपना करवा देंगे अपने तरफ से। ठीक है, टोटल, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बिल्कुल एग्जाम जैसा ही क्वेश्चन मिल रहा है आपको यहाँ पे, देखिए सही कूट को चुने। कूट क्या है भैया, भारतीय संगीत के दो स्वर संवाद सापा और सामा भाव महत्वपूर्ण है। जी महत्वपूर्ण तो है, ये क्या बोला है, महत्वपूर्ण है, पहला कथन तो हमें सही दिख गया। आगे आइए, सापा के मध्य 14 श्रुति और सामा के मध्य 8 श्रुतियों का अंतर है, क्या ये सही है? नहीं होगा, ये सही है, केवल ये गलत होगा, क्योंकि अगर कह देता सापा के बीच 13 श्रुति और यहाँ पे कह देता सामा के बीच कितना, 9 श्रुति, तब ये सही होता। लेकिन बोला क्या भैया, बोला क्या यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि 14 श्रुति और सामा के मध्य 8 श्रुति, जो कि यहाँ पे गलत है आपका। तो हमारा कौन सा कथन, केवल एक जो है हमारा ये सही हुआ है। ठीक है, केवल एक, तो यहाँ पे कौन सा केवल एक, तो ऑप्शन में देखेंगे 1 और 2 दोनों सही है, नहीं ये तो नहीं होगा। क्या कहना चाह रहा है, एक सही और 2 गलत। ठीक है, तो यही तो होगा हमारा, एक जो हमारा ये सही है 2 गलत है, तो ये हमारा जो आंसर होगा यही तो होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के भी प्रश्न आप लोग के बीच में आएंगे एग्जाम में, देखे जा सकते हैं और देखे भी जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा जो है अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए देखें अब अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, दो रागों का मिश्रण क्या कहलाता है? देखिए थोड़ा सा बाहर से नॉइज हो रहा होगा, थोड़ा सा शोरगुल, तो बिल्कुल आप लोग को उसको अवॉइड कर देना है, क्योंकि ध्यान जो बिल्कुल लगाना भाई वो पढ़ने के ऊपर ही लगाना है। तो दो रागों का मिश्रण क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा भाई, क्या छाया लग, संकीर्ण, शुद्ध राग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये राग जो है कि राग के क्या है, प्रकार हैं, 3 प्रकार, एक शुद्ध राग होते हैं, एक संकीर्ण राग और तीसरा छाया लग राग। ठीक है, तो ये कि यहाँ पे जो शुद्ध होगा आपका केवल स्वयं, इसमें किसी अन्य राग की छाया नहीं पड़ेगी, ये आपका हो जाएगा शुद्ध। लेकिन इसमें जो है दूसरे राग की छाया पड़ गया, एक और राग, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया, जब 2 राग मिलेगा तो छाया लग हो जाएगा, क्योंकि एक में दूसरे की छाया क्या है, पड़ रही है। अगर इसी में और राग मिल जाते हैं, जैसे और राग मिल गया, ठीक है, और राग मिल गया, जैसे कि 2 के अलावा यहाँ पे 2 था ना, और भी राग हमको मिला दें, तो ये आपका अब क्या कहला जाएगा, संकीर्ण कहला जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे होंगे। तो यहाँ पे 2 राग वाला पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका छाया लग। चलिए देखेंगे अब 12 नंबर का प्रश्न है कि वैदिक स्वर अतिस्वार्य आधुनिक किस स्वर के समान है? तो हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल में भी 7 स्वरों का प्रचलन था, 7 स्वरों का विकास हो चुका था, हम लोग को पता है, क्योंकि आज भले ही आधुनिक नाम इसका सारे गा मा पा धा नि सा है। ठीक है, सारे गा मा पा धा नी और सा है ये आज, लेकिन पहले क्या हुआ करता था पहले हुआ करता था, इसको कहते थे सा को तृतीय, रे को द्वितीय, इसको कहते थे प्रथम, इसको म को कुरुष्ठ, प को अतिस्वार्य। ठीक है, और ध को क्या कहते थे, अतिस्वार्य के बाद मंद होता था, और ये नी को चतुर्थ कहा जाता था। ये नामों से जाना जाता था पहले। ठीक है, ये नामों से जाना जाता था। देखिए तो यहाँ पे जो क्या पूछा है, यहाँ पे अतिस्वार्य पूछा है ना भाई, तो क्या होगा, सा होगा, म होगा, प होगा, तो अतिस्वार्य। यहाँ पे तृतीय, द्वितीय, प्रथम, कृष्ट, अतिस्वार्य, सा रे ग म प, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि
पंचम को अतिस्वार्य कहेंगे, पंचम को अतिस्वार्य कहेंगे। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर का कि विकृत मूर्छना है। भाई विकृत मूर्छना को बताना है, क्या रजनी होगा, सूखा होगा, मंदा होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि विकृत मूर्छना तो यहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं। आपको अगर बात किया जाए तो मूर्छना के प्रकार, जैसे कि आपका सांत्रा हो जाता तो आपका क्या हो जाता, विकृत हो जाता, लेकिन सब क्या है यहाँ पे, शुद्ध मूर्छना है, शुद्ध मूर्छना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। भाई सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे क्या है, पहला नंबर में पद है, दूसरा क्या है विकृत स्वर, तीसरा अंश और चौथा मूल। तो क्या होगा, उसको किससे मिलाएंगे, आधार स्वर कौन होगा, वादी किसको कहेंगे, काकली निषाद कौन होगा, अर्थयुग कौन होगा। तो देखिए आपको पता होगा, जो आपको पहले आए उसको पहले आपको मिलाना है। तो यहाँ पे विकृत स्वर, तो विकृत स्वर का क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि काकली निषाद विकृत स्वर होता है। ठीक है, मिल गया, मिल गया ना। अब आइए हम चेक करना शुरू कर देते हैं। तो भाई बी में 3 ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो नहीं होगा, अभी और आगे देखना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे अंश को क्या बोलते हैं, वादी बोलते हैं, यानी कि सी का 2 अब मिलना चाहिए। तो भाई यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए मूल स्वर क्या होता है, मूल जो हमारा होता है वो आधार स्वर होता है, और पद क्या होता है, पद होता है अर्थयुक्त स्वर होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी जो है आपका, यानी ए का जो है, ए का 4 में मिला, यानी कि पद का अर्थयुक्त स्वर यहाँ पे मिल रहा है। हम बी को किसने मिलाए, विकृत स्वर काकली निषाद था, 3 है, 3 है। ठीक है, अंश स्वर को क्या बोले, वादी स्वर बोले, तो 2 में है तो 2 है। और यहाँ पे मूल स्वर को क्या बोले, आधार स्वर, तो हमारा 1 है। तो इस हिसाब से अब एक बार मिला लीजिएगा, हम आंसर दे देते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हमारा 15 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से संगीत का स्रोत कौन सा है, संगीत का स्रोत कौन सा है, क्या है, तो संगीत है, क्या है, नाद है, ताल है, बीना है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या है भाई यहाँ पे, तो संगीत के लिए जो सबसे जो महत्वपूर्ण और जो स्रोत जो माना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाद को माना जाता है। ठीक है, नाद। और ये नाद जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका आहत और दूसरा अनाहत। अगर हम आहत की बात करेंगे तो आहत नाद का प्रयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है, संगीत के अंदर में किया जाता है। और अनाहत क्या होता है, अनाहत जो होता है वो स्वयं उत्पन्न होते हैं। जब आप आंख अपने बंद करके दोनों कानों में उंगलियां करें, उसके बाद जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वही आपके अनाहत के अंदर में आते हैं। ठीक है ना। क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन बस आप अपना प्यार जता दीजिएगा। अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिया कीजिएगा, क्योंकि भाई लाइक करने में क्या जाता है, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा खुश हो लेता हूँ, है ना। चलिए देखें, अब यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, संगीत के ऐतिहासिक सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त शब्दावली क्या है। क्या कह रहा है, संगीत के ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण के लिए उपयुक्त शब्दावली क्या है। भाई देखिए मैं इतना आराम से स्मूथली आपको बताते चलता हूं कि भाई इतना समय जो है बहुत अच्छा से समझाने के लिए कोई देगा नहीं, है ना। तो बहुत स्मूथली, बहुत ही इजी वे में, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से आप समझिए, पढ़ते चलिए, देखते चलिए। ठीक है ना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लोग इसीलिए तो मुझे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। ठीक है, ये बस आप लोग का प्यार ही है। मुझे लगता है कि मैं जो भी हूँ, बस आपका वो नज़रिया वैसा है, जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं पढ़ाता हूँ, बस वैसे ही मैं हर सेशन में पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए, बस आप लोग का प्यार ही तो है ये। तो क्या कहेंगे उसको, गंधर्व संगीत, संगीत शास्त्र, या फिर संगीत का सौंदर्य, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका संगीत शास्त्र हो जाएगा, जिसमें कि ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक जो है विश्लेषण के लिए उपयुक्त जो शब्दावली जो है वो आपका संगीत शास्त्र ही है। ठीक है, चलिए देखेंगे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे है हमारा, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग संगीत में समय मापन की इकाई के लिए होता है। किसके लिए, क्या ताल होगा, लय होगा, छंद होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए
मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर करते टिक करते फटाफट हम जो है आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा फ़ायदा उसका मिल जाए तो क्या दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा समय दे देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर कहेंगे तो ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ के आगे भी बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जैसा होगा वैसा मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है ना? देखिए, तो कौन-सा संज्ञा का प्रयोग संगीत में समय मापन के लिए किया जाता है? तो समय मापने के लिए संगीत में जो प्रयोग करते हैं, वो ताल को प्रयोग करते हैं। और ताल को किस में मापा जाता है? तो ताल को हम मात्रा में मापते हैं, ठीक है? जैसे मान लिए 16 मात्रा, तो कह दिए ना कि त्रिताल है, बता दिए। जैसे मान लिया आपको मिला 12 मात्रा, तो कह दिए ना कि या तो 1 ताल है या 4 ताल है। तो मात्राओं से समझ में आता है कि ताल है, ताल को मापते हैं उसमें। यानी 12 है तो ये ताल होगा, 10 है तो ये ताल होगा, 11 है तो वो ताल होगा। तो मात्रा से ताल मापते हैं और ताल से समय मापते हैं संगीत में। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सी मेजर स्केल में कितने टोन हैं? सी मेजर स्केल क्या 7 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी मेजर स्केल में जो टोन है जो होते हैं वो आपका 5 होता है, ठीक है? और सबसे छोटा जो जो क्या बोलते हैं उसको, स्वरों के बीच की जो छोटी जो दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं सेमी टोन, ठीक है? उसको बोलते हैं सेमी टोन। और 2 सेमी टोन जब मिल जाता है, यानी कि जब 2 सेमी टोन मिलेगा तो क्या बनता है, 1 टोन बन जाता है, 1 टोन का निर्माण करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 सेमीटोन मिलेगा तो 1 टोन बन जाता है, यानी उसको फिर 1 टोन कहेंगे। यानी सा, तो सा से हम रे के बीच की बात करें तो यहाँ से 1 टोन दूरी कितनी होगी इसकी, 1 टोन की दूरी होगी। लेकिन वही अगर हम कोमल रे को बीच में ला दें, अब पूछे कि सा से कोमल रे की दूरी कितनी है, तो भैया ये आपका सेमीटोन में दूरी हो जाएगा। ठीक है, किसमें, सेमीटोन में। और इधर रे, कोमल रे से शुद्ध रे की तरफ भी ये आपका सेमीटोन में दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेमीटोन और सेमीटोन जब जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 टोन बन जाएगा, जो कि आपने जाना भी। ठीक है, चलिए देखेंगे अब अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे उस राग का नाम बताइए जिसके वादी और संवादी स्वर ग और ध है। भैया ग और ध वाला कौन सा होगा, क्या भोपाली होगा, आसावरी होगा, भीम पलासी होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो जवाब होगा क्या होगा, आसावरी की बात करें तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ध और ग वादी संवादी हो जाते हैं। ठीक है, ध और ग। भीम पलासी की बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, म और सा इसका वादी संवादी हो जाता है। लेकिन पूछा कौन है हमें, ग और ध वाला, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपाली। ये आपका ग ध है, लेकिन इसमें म और नी स्वर जो है इसमें वर्जित होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, म और नी स्वर नहीं लगता है। ठीक है ना, ये आपका वर्जित होता है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है कि पूछा जा रहा है कि उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है। तो इसमें जो आवश्यक स्वर हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वादी।